एक तो अमेरिका छोटी सी मांग कर रहा है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह, हुती, हमास की सपोर्ट को बंद कर दे। ईरान कहता है ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हमास मिलिट्री तौर पर गजा में प्राय प्राय खत्म हो गया है। ऐसे भी हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, उनकी सप्लाई लाइन जो थी वो ईरान से सीरिया में थी, सीरिया से लेबनान में थी। हिजबुल्लाह को वो विकसित हो गई है, क्योंकि अब सीरिया में बशर अल असद नहीं है। अब जी। सीरिया में जो अलशरा जोलानी हैं, वो अमेरिका के मित्र हैं। तो वो लाइन, सप्लाई लाइन जो है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन कट हो गई है। बचा हुती। हुती यमन में अभी भी बहुत मजबूती से बैठा हुआ है, सना पर उनका कब्जा है। हुती के पास जितने रॉकेट्स और मिसाइल्स थे वो अभी भी बाकी हैं। सबसे बड़ी बात है कि हुती ने बार बार दिखा दिया कि वो इजराइल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन लेकिन हूती की बात भी ईरान मान लेगा कि हूती को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए पिछले 6 महीने से, 3 महीने से हूती शांत है। इसराइल की तरफ उन्होंने कोई विशेष कुछ लॉन्च नहीं किया है। दूसरी बात जो अमेरिका चाहता है ईरान से, वो चाहता है कि ईरान जो है अपने यहां पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद कर दे। जिसका मतलब है कि अमेरिका ईरान पर दबाव डाल रहा है कि ये जो मिसाइलें हैं जो ईरान इजराइल की तरफ छोड़ देता है, वो बनाना बंद कर दे। जाहिर बात है इसके लिए ईरान कभी नहीं मानेगा, जी। क्योंकि यह उनके अस्तित्व का सवाल है। लास्ट एक सेंटेंस में बता देता हूं, अभी शुरुआती दौर में, कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना क्या ईरान बंद कर देगा? ईरान बार बार कह रहा है हमने तो कभी बनाया नहीं, बनाने की कोशिश भी नहीं की। जी। चलिए अब सिरोही सर के पास भी चलते हैं। सिरोही सर, आपको क्या लग रहा है इस बैठक को लेकर? और इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जॉर्डन में इस वक्त जो कुछ हो रहा है और अमेरिका अपने सैन्य विमान लगातार वहां पर तैनात करते जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? एक तरफ आप शांति वार्ता कर रहे हैं, परमाणु वार्ता कर रहे हैं, दूसरी ओर आप अपनी तैनाती भी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब तो यह है ना कि आप बस धोखा दे रहे हैं लोगों को कि देखो हम बातचीत कर रहे हैं, और शायद बाकी वो। समय और लेने की कोशिश कर रहे बिल्कुल। हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो आप इसे किस तरह देख रहे हैं? वैभव जी, आपने जो है बात बिल्कुल इसका जो आकलन किया है बिल्कुल सही किया है। अमेरिका जो है बात के जरिए टाइम ले रहा है, और टाइम वो इस तरीके से ले रहा है ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि अमेरिका अभी तक क्लियर नहीं है कि उसके ऊपर जो ईरान की तरफ से जवाबी हमला आएगा वो कितना कारगर होगा। क्योंकि अमेरिका जो ये स्टेटमेंट दे रहा है उससे तो लग रहा है कि अमेरिका जो है थ्रेटन कर रहा है लड़ाई के लिए, लेकिन अमेरिका को पता है कि अगर थ्रेट करने से काम नहीं बना तो लड़ाई होगी। तो उसमें अमेरिका के दिमाग में अभी भी क्वेश्चन मार्क है। वो अपने सारी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करके सबसे पहले पूरी तैयारी करके तब बातचीत के तब जो है एक्शन लेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इससे, क्योंकि पिछले साल भी जब इसराइल और इनका ईरान का झगड़ा हुआ था तब भी टॉक्स चल रही थी, और टॉक्स जी। से पहले ही जो है हमला हो गया था। तो हो सकता है कि ये टॉक्स के चलते चलते ही अमेरिका जो हमला कर दे, क्योंकि ये अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है, इसलिए अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं करता है। नंबर दूसरा, अभी पॉइंट ये आता है कि किन किन मुद्दों पे बातचीत हो रही है। जैसे आप पहले भी मैंने आपके चैनल पे बताया था कि 3-4 मुद्दे अहम हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर के ऊपर जो बातचीत होनी है, जो अमेरिका चाहता है। नंबर दूसरा, वो चाहता है कि जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके प्रॉक्सीज है उनको सपोर्ट ना करे। तीसरा, जो मिसाइल लॉन्ग रेंज खासतौर पर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कैप लगे, ताकि वो जो है मिसाइल इसराइल या जो और बेसिस हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर खतरा ना बने। और नंबर चौथी चीज है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना ली जाए। तो जी। इसमें जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, इनमें 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो है ईरान एग्री कर जाएगा, और चौथा पॉइंट जो मिसाइल के ऊपर कैप लगाना है, मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, उसके ऊपर ईरान नहीं मानेगा। और अगर ईरान इसके ऊपर नहीं मानता है तो अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो जो थ्रेट बना है वो हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए इसराइल भी इस चीज के लिए नहीं मानेगा, और इसराइल चाहेगा कि अगर जो है ये टॉक्स फेल हो जाते हैं तो फिर ईरान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमला किया जाए, क्योंकि अभी जो है सही मौका है, पोस्चरिंग है, दोनों देश तैयार है। तो उस केस में जो है ये कार्रवाई की जाएगी। तो अभी मुझे लगता है
कि इसमें टाइम को बाय किया जा रहा है, टाइम को जो है कोशिश की जा रही है। और जितने मिलिट्री बेसिस है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि थ्रेट करना आसान है लेकिन लड़ाई लड़ना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए, पिछले साल जब लड़ाई हुई थी उसके बाद ईरान ने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों बढ़ा दी है। अब वो मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई है। पिछली लड़ाई में ईरान ने ये पाया था कि उनकी जो मिसाइल थी वो ज्यादातर इंटरसेप्ट हो गई थी, और क्योंकि वो जो है इतनी ज्यादा लॉन्ग रेंज की नहीं थी और इतनी कारगर नहीं थी। नंबर दूसरा, उनका जो ईरान के और अमेरिका के हवाई जहाज जो थे या उनकी मिसाइल थी, वो बिना खौफ के ईरान के अंदर एंटर कर रहे थे, और सैकड़ों की तादाद में इजराइल के हवाई जहाज जो है ईरान की एयर स्पेस में आते बमबारी करके ईरान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो अब ईरान को जब ये दो कमी पता है, तो ईरान ने पिछले एक साल में इनकी पूरी तैयारी की है। उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल, चाहे वो अपनी हो, चाइना से डायरेक्टली ली हो या नॉर्थ कोरिया के रूप से उनके पास आई है, उनके पास बड़ी कारगर मिसाइल्स हैं जो कि तकरीबन रेंज 2000 किलोमीटर तक है, और पे लोड भी जो है 1500 से लेकर 18 केजी तक है। दैट मीन्स ये मिसाइल मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा एयर बेस नहीं है जिसके ऊपर हमला नहीं कर पाएगी ये, बल्कि जो साउथ ईस्ट यूरोप है वहां तक इसकी कारगर रेंज हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट जो ईरान ने अपनी तैयारी की है वो की है एयर डिफेंस सिस्टम में। एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने और मजबूत किया है। तो जिस तरीके से अमेरिका अपनी पोस्चरिंग कर रहा है, उसी तरीके से जो है ईरान भी अपनी पोस्चरिंग कर रहा है। और ईरान को भी पता है कि अगर टॉक्स कामयाब नहीं होती, जो कि मुझे लगता है, मेरा आकलन ये है कि जो टॉक्स है वो कामयाब नहीं होंगी, तो हमला किसी ना किसी टाइम तो अमेरिका करेगा, और पहला हमला अमेरिका का होगा। ईरान हमला प्री एम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर जो है ईरान उसको बहुत जबरदस्ती से जवाब देगा, और उसका जवाब सिर्फ यही है कि जो मिडिल ईस्ट के बेसिस के बारे में आप जो नगन जी और आप जो बोल रहे थे, वो सारे के सारे बेसिस के ऊपर ऑलरेडी लॉक्ड है, सिर्फ उनको ट्रिगर दबाना बाकी है। और उसके बाद अमेरिका को, ये तो बात अलग है कि ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका भी सस्ते में नहीं छूटेगा इस लड़ाई में। चलिए अब देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, नागेन जी, ये सवाल सबके मन में आ रहा है। देवनाथ साहब से भी मेरा सवाल है, सिरोही साहब से भी मेरा सवाल है। अमेरिका अपने बेसेस खोज रहा था कि हम कहाँ से एयर अटैक करेंगे, हमारी जेट्स कहाँ से उड़ेंगी, तो काफ़ी सारे कंट्रीज ने उनको मना कर दिया। अब जॉर्डन जो है उनके पास बहुत बड़ा बेस है वहाँ पर, और काफ़ी सारे जेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर जॉर्डन अपना एयर स्पेस देता है, अपने स्ट्रिप्स देता है उनको अटैक करने के लिए, तो ईरान जॉर्डन पे भी हमला करेगा। जैसे पिछली बार हम देखा था कतर पे इजराइल ने ही हमला कर दिया था, बहुत ही अजीब मामला हो गया था, और काफ़ी ज़्यादा उस समय चर्चा हुई कि अब तो पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। तो इस बार अगर लड़ाई होती है तो क्या ईरान जॉर्डन पे भी हमला करेगा कि केवल वो इजराइल पर ही सीमित रहेंगे? और इस एक सवाल मेरा और है देवनाथ सर, उसका भी जवाब दीजिएगा। सिरोही सर से भी इसका जवाब लेंगे। ओमान ही क्यों, दोनों देशों ने ओमान को ही क्यों चुना बातचीत के लिए? उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सुरक्षा के कारण भी हो सकते हैं क्या कोई? देखिए, बातचीत शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि तुर्की में हो सकती है जी। अब ईरान को लगा कि तुर्की तो मुस्लिम वर्ल्ड में उसका कंपटीटर है, तो ईरान को लगा कि शायद माहौल तुर्की में इतना अच्छा ना हो। दूसरी बात है कि अंकारा यानी तुर्की तो ऐसे भी नेटो का मेंबर है, तो शायद थोड़ा सा अमेरिका के साथ रहने की कोशिश कर सकता है जी। दूसरी बात है, तुर्की में अर्दोगान का बहुत ख्वाब है कि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करें, तो वो यूरोपियन यूनियन की आंखों में गुड बॉय होने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में हो सकता है कि वो ईरान का साथ ना दें। ओमान में काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। एक तो ओमान और ईरान के जो रिश्ते हैं वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। ईरान बेसिकली शिया मुल्क है, ओमान में भी शिया बड़ी तादाद में रहते हैं। इससे भी बड़ी बात है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बात करते रहते हैं जी। वो ओमान और ईरान के बीच में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो पर्शियन गल्फ का जो माउथ है वो बहुत छोटा सा है, और फिर बाहर खुल के अरब सागर में गल्फ ऑफ ओमान आता है, तो ओमान और ईरान के बीच हम कहते हैं ना कि ये बस मात्र 21 किलोमीटर या 28 किलोमीटर चौड़ा है,
वो ओमान और ईरान के बीच में। असली चीज ये है कि इस पूरी बातचीत में फिलहाल ईरान हमला नहीं करेगा शुरुआती दौर में। क्या जॉर्डन के ऊपर हमला करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जॉर्डन में जो F-15 फाइटर स्क्वाड्रन तैयार हुए हैं, जाहिर बात है वो बड़ी तादाद में तैनात हुए हैं जी। और सऊदी ने बोला हुआ है कि वो अपना एयर स्पेस नहीं देगा, कुवैत ने बोला है अपना एयर स्पेस नहीं देगा। अब ये तो डिप्लोमेटिक दरख्वास्त है, क्या अमेरिका सुनेगा? अमेरिका को सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर अमेरिका चाहे कि वो सऊदी को नाराज नहीं करना चाहता, कुवैत को नाराज नहीं करना चाहता, तो जॉर्डन से अमेरिकन फाइटर विमान जो हैं वो टेक ऑफ के बाद सीरिया एयर स्पेस में जा सकते हैं। सीरिया में अभी उनका दोस्ताना मुल्क है, अल-शारा जोलानी का राज है, वो अमेरिका की जेब में बैठा हुआ है। वहां से जॉर्डन के फाइटर विमान सीरिया से घूमकर इराक में आ सकते हैं। इराक में जो अभी सत्ता है वो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है, तो बगदाद भी कोई विरोध नहीं करेगा, और फिर आगे तो ईरान है ही। ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका के पास काफी सारे दूसरे ऑल्टरनेट हैं। लास्ट टाइम जब B-2 बॉम्बर्स आए थे, वो अमेरिका से उड़ते उड़ते, अमेरिका से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए यूरोप और भूमध्य सागर के ऊपर से उड़ते हुए तुर्की के एयर स्पेस से वो पहुंचे थे ईरान तक। ये ऑप्शन है। अभी अमेरिका के पास सेकेंड ऑप्शन भी है कि हिंद महासागर में दियागो गार्सिया में वो अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तैनात कर रहा है, जो कि वहां से बिना किसी एयर स्पेस वायलेशन के दियागो गार्सिया से टेक ऑफ करके वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, पाकिस्तान के मकरान कोस्ट से वो ईरान में एंटर कर जाएंगे। तो अमेरिका को काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.